पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला यूपीएससी का चेयरमैन कौन था? हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? तो ऑप्शन है हमारा सर रोज बारकर, ये बोस की जगह रोज कर लेना, बोस नहीं है रोज है, सर रोज बारकर, एच.के. कृपलानी, रोज मिलियन मैथ्यू, ऑप्शन डी है अरविंद सक्सेना। तो इसका सही आंसर होगा रोज बारकर। ठीक है, ये फर्स्ट चेयरमैन थे यूपीएससी के। बाकी तीन भी बड़े अहम है, इनके बारे में भी हम जान लेते हैं कौन थे ये। एच.के. कृपलानी, ये हमारे कब चेयरमैन बने थे? आज़ादी के बाद में। ठीक है, 1947 के बाद में जो पहले चेयरमैन थे वो एच.के. कृपलानी थे। रोज मिलियन मैथ्यू के बारे में भी याद रखें, पूछे कि फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ यूपीएससी कौन थी, तो वो थी आपकी रोज मिलियन मैथ्यू। अरविंद सक्सेना अभी जस्ट 2020 में ही रिटायर्ड हुए हैं। ठीक है, और जो वर्तमान में है वो है आपके प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी, ये आपके अभी प्रेजेंट में यूपीएससी के चेयरमैन हैं। यूपीएससी के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए है एक अध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य, 1+3, 1+5, 1+10 और 1+11। तो यूपीएससी के सदस्यों की जो संख्या होती है वो 1+10 होती है, यानी कि एक अध्यक्ष और 10 सदस्य रह सकते हैं। यूपीएससी एक कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हम उसको बोलते हैं जिसका जिक्र संविधान में दिया जाता है, उसे हम संवैधानिक बोलते हैं। और जिसको भारत सरकार किसी एक्ट के तहत निकालती उसको हम सांविधिक बोलते हैं। संविधान में यूपीएससी के सदस्यों की संख्या और योग्यता का उल्लेख नहीं है। ठीक है, ये राष्ट्रपति तय करता है। संविधान में कोई जिक्र नहीं है कि कितने सदस्य होंगे और उनकी योग्यताएं क्या होंगी। यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर मंत्रिमंडल द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यूपीएससी सदस्यों की शपथ का भी वर्णन संविधान में नहीं है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूपीएससी के सदस्य शपथ लेंगे नहीं लेंगे, ऐसा कोई भी जिक्र नहीं है उसमें। इनकी सेवा और शर्तें राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। अभी वर्तमान में जो कार्यकाल है इनका 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए। उपरोक्त में से हमें सत्य चुनना है, सही क्या है? यूपीएससी का अध्यक्ष पुनः नियुक्ति का पात्र होगा। पीएससी अध्यक्ष पद का पुनः पात्र होगा, दोबारा से अध्यक्ष बन सकता है पीएससी का। पीएससी सदस्य अध्यक्ष बन सकते हैं और यूपीएससी के सदस्य पीएससी पद के लिए पात्र होंगे। तो इन 4 में से हमारा एक सही है, तो इसका आंसर मैं पहले आपको बता देता हूँ, ऑप्शन बी। ठीक है, अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि कौन क्या क्या बन सकता है? तो देखिए, हम इसमें प्रायोरिटी देते हैं। जो नंबर 1 पर रहता है वो रहता है यूपीएससी का अध्यक्ष, सबसे टॉप रैंकिंग होती है। सेकंड नंबर पर आते हैं यूपीएससी के सदस्य, ठीक है, उनकी दूसरी वरीयता होती है। तीसरे नंबर पर होते हैं पीएससी के अध्यक्ष और चौथे नंबर पर हम लेते हैं पीएससी के सदस्य, यानी कि नीचे ऊपर से हमने रैंकिंग दी है। तो अगर आप नीचे की रैंकिंग में हो तो ऊपर जा सकते हो। चौथे नंबर वाला यानी कि पीएससी का सदस्य है वो पीएससी का अध्यक्ष भी बन सकता है, यूपीएससी में भी किसी भी पोस्ट पर जा सकता है। ठीक है, लेकिन हम ऊपर से नीचे नहीं आ सकते। यूपीएससी का अध्यक्ष ऑलरेडी टॉप पोस्ट पर है, अब उसका डिमोशन नहीं हो सकता, वो नीचे की किसी ग्रेड पर नहीं जा सकता। आप हमेशा नीचे से ऊपर जा सकते हो। ठीक है, अध्यक्ष बड़ा होता है, सदस्य नीचे होते हैं। यूपीएससी पीएससी से बड़ा होता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का मूल विभाग कौन सा है? कार्मिक, शासन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार या फिर भारतीय गणराज्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। यूपीएससी का जो आयोग है वो भारत सरकार के अंडर में आता है, लेकिन जो आईएएस हैं, अगर यूपीएससी से जो भी सिलेक्ट हो जाते हैं आईएएस, तो वो किस मंत्रालय के अंडर में आते हैं? वो आते हैं कार्मिक शासन मंत्रालय, पर्सनल जो मंत्रालय है उसके अंडर में आते हैं। और जो आईपीएस होते हैं वो आपके गृह मंत्रालय के अंडर में आते हैं। ठीक है, आईपीएस गृह मंत्रालय के अंडर में और आईएएस कार्मिक शासन मंत्रालय के अंडर में आएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम लोक सेवा आयोग से संबंधित कमीशन आयोग है। इसको प्रथम की जगह काट देना, ये प्रथम नहीं है, ये था आज़ादी से पहले। इसको आज़ादी कर लेना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था टाइप करते में। ये क्वेश्चन है हमारा आपका,
आज़ादी से पहले जो आयोग है उससे संबंधित कमीशन कौन सा, यानी कौन सा कमीशन आज़ादी के पहले लागू हुआ था? कोठारी आयोग, होता समिति, रॉयल आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी उसके बाद तो काफ़ी सारे कमीशन बैठे थे, लेकिन उसके पहले भी काफ़ी सारे कमीशन लागू हो चुके थे। तो जो रॉयल आयोग था ये करीब 1915 में बैठा था, ये आज़ादी से पहले का कमीशन है। ठीक है, कोठारी आयोग आपका 1976 में बैठा था और इसने सिफारिश की थी कि जो एग्ज़ाम है वो 3 टियर में होना चाहिए, यानी कि 3 पार्ट में एग्ज़ाम होना चाहिए। 3 टियर एग्ज़ाम की जो सिफारिश है वो कोठारी आयोग ने की थी। होता समिति आपकी 2004 में बैठी थी और इसने जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जो सीसेट बोलते हैं, उसको कराने का रिकमेंड किया था। ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर है आपका रॉयल आयोग, जो इलेक्शंस आज़ादी से पहले बैठा था। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन भत्ते संचित निधि से भुगतान किए जाएंगे, किस अनुच्छेद के तहत है? ऑप्शन है 321, 322, 323 और ऑप्शन डी 316। तो जो वेतन और भत्ते हैं वो किससे दिए जाते हैं? 322 से दिए जाते हैं। ठीक है, बाकी हम देखते हैं 323। 323 के तहत लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट देता है। 321 में क्या है? आयोग के जो कार्य हैं उनको विस्तृत करने की शक्ति प्रदान की गई है। 316 में सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल के बारे में बताया गया है। ये तीनों भी याद रखें। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आयोग के सदस्यों को हटा देना, आयोग के सदस्यों को निलंबित किया जा सकता है? ऑप्शन ए हमारा अनुच्छेद आर्टिकल 315, 316, 317 और 318। तो 317 के तहत सदस्यों को निलंबित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? 2/3 बहुमत से। अनुच्छेद 315 को भी हम देख लें क्या है। इसमें संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा, इसका जिक्र है। 316 में सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल का जिक्र है और 318 में सदस्यों और कर्मचारियों के वही सेवा शर्तें नियम बनाने की शक्ति का जिक्र है। इसमें आपके दोनों क्वेश्चन में सारे आर्टिकल कवर हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, एमपीपीएससी से एमपीपीएससी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 27 अक्टूबर 1956, 1 अक्टूबर 1926, 26 जनवरी 1950 या फिर 1 नवंबर 1956। ठीक है, तो इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम ऑप्शन ए और डी में। याद रखें ये दोनों ही डेटें एमपीपीएससी से रिलेटेड है, लेकिन इसका भी सही आंसर क्या होगा? 1 नवंबर 1956। तो ये डेट कौन सी है ये भी हम देखें। इस डेट को एक्चुअली 1 नवंबर 1956 को तो आयोग का गठन हुआ था, लेकिन जो अधिनियम की जो धारा 18(3) के तहत राष्ट्रपति ने जो अधिसूचना निकाली थी वो थी 27 अक्टूबर 1956 की। ठीक है, अधिसूचना की जो डेट है वो 27 अक्टूबर 1956 है, लेकिन जो गठन हुआ था वो 1 नवंबर 1956, यानी कि उसके 4 दिन बाद। पहले अध्यक्ष कौन थे ये भी कई बार पूछा है, अध्यक्ष डीबी रेगे थे। एमपीएससी में कुल कितने सदस्य होते हैं? 3, 4, 5 और 6। तो अभी इस समय शायद 4 हैं, लेकिन मैक्सिमम जो सदस्य हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं अध्यक्ष को मिलाकर। सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। कार्यकाल 2 वर्ष या फिर 62 ईयर तक यह काम कर सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि हम एमपीपीएससी बोल सकते हैं, इसके सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर राज्य का मुख्यमंत्री। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है, जबकि सेंट्रल में राष्ट्रपति के द्वारा। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ और देखें कि नियुक्ति राज्यपाल कर सकता है, लेकिन जो हटाने की प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने जस्ट आपको बताया था। ऑप्शन है श्रीमती रमा देवी, ऑप्शन बी HC सेठ, ऑप्शन सी DV रेगे, ऑप्शन डी भास्कर चौबे। तो जस्ट मैंने आपको
2 मिनट पहले ही बताया कि पहले अध्यक्ष कौन थे। पहले अध्यक्ष थे आपके DB रेड्डी। चलिए, और श्री भास्कर चौबे अभी वर्तमान में आपके MPPSC के अध्यक्ष हैं। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? आप सभी को पता हो ये चीज़ें, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर या फिर भोपाल। तो इसका सही आंसर आप सभी को मालूम है क्या है, ऑप्शन बी, इंदौर में इसका हेडक्वार्टर है। कुछ और हम फैक्ट देख लेते हैं UPSC से रिलेटेड। पहले भारतीय जिन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी वो कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। कब की थी? 1864 में। भारत की पहली बार सिविल सेवा परीक्षा कब आयोजित हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी 1922 में। इसके पहले तक जो एग्ज़ाम था वो लंदन में आयोजित किया जाता था, लेकिन फिर भारतीयों ने मुद्दा उठाया कि भाई हमारा एग्ज़ाम है तो हमारे देश में होना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम 1922 में लंदन में भी कराई गई और इलाहाबाद में भी कराई गई। अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विसेज अधिनियम कब लागू हुआ? 1951 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। मिलता हूं बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू।